नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन। मूल बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एक और इमारत में दरार आ गई है। सेक्टर 27 में 4 मंजिला इमारत है जिसमें दरार आई है। कल सेक्टर 40 में 4 मंजिला इमारत झुकी थी और सेक्टर 40 की उसी इमारत को आज तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से आशियानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा। तेज बरसात की वजह से पूरा शहर बेहाल हो चुका है और कल सेक्टर 40 में एक 4 मंजिला इमारत झुक गई थी। बारिश उसके पीछे एक बड़ी वजह थी और आज एक और बिल्डिंग बताई गई है जिसमें दरारें आई हैं। एक और बिल्डिंग जो बताई है वो सेक्टर 27 में है। 4 मंजिला ये बिल्डिंग है जिसमें दरारें आई हैं। कल सेक्टर 40 में 4 मंजिला इमारत झुक गई थी। प्रशासन मौके पर पहुंचा था, जेसीबी की मदद से उसे सहारा दिया गया था और अब आज इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम भी शुरू हो चुका है। बारिश के बाद से गुरुग्राम में आशियानों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जलभराव हो गया था। कई घंटों तक पानी सड़कों पर, गलियों में, मकानों के अंदर तक भरा रहा। उसके बाद ये बड़ा खतरा यहां इमारतों पर मंडरा रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सेक्टर 27 की है जहां 4 मंजिला इमारत में दरारें आ गई हैं और दूसरी तरफ सेक्टर 40 की इमारत की तस्वीरें हैं। 4 मंजिला इमारत कल झुक गई थी, इसमें भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी और आज इसे तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। एक बार फिर से जलभराव की स्थिति से 2-4 होना पड़ा है साइबर सिटी को। अंडरपास के नीचे करीब 20 फीट तक पानी भर गया था। 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त लगा इस पानी को निकालने में, लेकिन उसके बाद भी हालात सुधरे नहीं है, बल्कि कई इमारतें जिन पर बड़ा खतरा मंडरा है जलभराव की वजह से, नींव कमजोर हो गई है, दरारें पड़ गई हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 27 की पहली तस्वीर जहां 4 मंजिला ये इमारत जिसमें दरारें आ गई हैं, झुक गई है, यहां पर प्रशासन पहुंचा हुआ है। दूसरी तस्वीर सेक्टर 40 की कल की तस्वीर है जहां ये इमारत झुक गई थी और आज वहां इसे तोड़ने का काम शुरू हो चुका है क्योंकि कल प्रशासनिक अमला जब यहां पहुंचा था तो तब जानकारी दी थी कि सिविल इंजीनियर बताएंगे कि मकान का क्या करना है और अब इस पर आगे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। मकान को तोड़ा जा रहा है। इस इमारत में निर्माण चल रहा था, लेकिन इसी बीच 2 दिन लगातार तेज बरसात की वजह से नींव में पानी चला गया, नींव कमजोर हो गई और धीरे धीरे ये पूरी इमारत एक तरफ झुक गई। साथ ही इस बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। अब ताजा मामला सेक्टर 27 का 4 मंजिला इमारत यहां पर भी बताई गई है जिसे बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा है। ये भी झुक गई है, दरारें पड़ गई हैं। प्रशासनिक अधिकारी यहां पर भी पहुंच गए हैं। गुरुग्राम में हुई तेज बारिश के अब साइड इफेक्ट भी दिखने शुरू हो गए हैं। कल जहां सेक्टर 46 की एक इमारत गिरते गिरते बची, तो वहीं कल ही देर शाम सेक्टर 27 की भी एक इमारत एक तरफ झुक गई, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते बचा। हालांकि सेक्टर 27 के आसपास के लोगों ने वक्त रहते ही इस मकान को सपोर्ट दी दूसरे मकान के जरिए, ताकि ये मकान और ज्यादा ना झुके और किसी भी आसपास के मकान को नुकसान ना उसके बाद पूरी जो जानकारी है वो प्रशासन तक पहुंचाई गई और उसके बाद अब जेसीबी की मदद से इस मकान को सपोर्ट दी गई है ताकि ये मकान इससे ज्यादा एक तरफ इसका झुकाव ना हो और दूसरे मकानों को नुकसान ना हो सके। अब जो है एक तरह से यहाँ पर उड्डा विभाग के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं, साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से और भी जो दूसरी जो एक तरह से प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे इस मकान को बचाया जा सके, क्योंकि सेक्टर 46 में जो मकान झुका था उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इस मकान को लेकर के भी एक तरह से पूरी तैयारी की जा रही कि कैसे इसे तोड़ा जाएगा और कैसे दूसरे मकानों को इससे बचाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि गुरुग्राम में जो बारिश आई उसके चलते एक बड़े नुकसान जो हैं वो लगातार अब सामने आ रहे हैं। जिस तरह से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में और अब सेक्टर 27 में जो इमारत है ये गिरने की कगार पर जा पहुंची, तो जाहिर है कि जो बारिश हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत गुरुग्राम के लोगों के लिए लेकर आई है। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 गुरुग्राम। मकान के जरिए ताकि ये भारी बारिश के बाद सेक्टर 46 का जो मकान झुक गया था उस मकान को अब तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है।
सेक्टर 46 के इस मकान को भारी बारिश के बाद जो नुकसान हुआ उसकी एक बड़ी वजह ये रही कि जो पानी है वो इसकी जो नीचे की नींव है उनमें चला गया और उसके बाद ये मकान एक तरफ झुक गया और उसके बाद कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा होते होते बचा है, क्योंकि ये इमारत शुक्र है कि ये जो इमारत है ये रुक गई, गिरी नहीं। और उसके बाद वक्त रहते ही जो आसपास के लोग हैं जो उन घरों में रह रहे थे उन सभी लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और इस मकान को सपोर्ट देने के लिए एक तरह से हुड्डा विभाग ने और नगर निगम की जो टीम है उन्होंने 2 जेसीबी की मदद से सपोर्ट दी इस मकान को, ताकि ये मकान और ज्यादा ना झुके। और उसके बाद आज ये फैसला लिया गया था कि इस मकान को अब तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा, लेकिन आसपास काफी जो मकान है वो बने हुए हैं, इसलिए अब इसे सिलसिलेवार से तरीके से इसे तोड़ा जाएगा। 5 मंजिल की जो ये इमारत है इसको सबसे पहले ऊपर से जो तोड़ने का काम है वो शुरू किया है और ये पूरी जो इसके एक कह सकते हैं कि मकान को गिराने की जो कवायद है वो हाथों के जरिए ही होगी, क्योंकि अगर एक साथ इस मकान को गिराया जाता है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जो मकान हैं उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए अब हुड्डा विभाग की तरफ से जो लोग हैं और ये कहें कि जो दूसरे अथॉरिटी के जो लोग हैं वो सब यहाँ पहुंचे और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इसे तोड़ा जाएगा। अब ये शुरुआत जो है इसको हो चुकी है, इस मकान को तोड़ने की जो कवायद है वो चल रही है। 5 मंजिल का ये इमारत है और अब ये सबसे ऊपर से इसे तोड़ने की जो शुरुआत है वो की गई है और अब धीरे धीरे इस बिल्डिंग को एक तरह से हम कह सकते हैं कि गिराया जाएगा ताकि बड़ा हादसा ना हो सके। और सबसे बड़ी बात यही है कि गनीमत ये रही कि आसपास के जो लोग हैं वो बच गए, वक्त रहते इस मकान के आसपास के जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया और उसके बाद जेसीबी की मदद से इस मकान को सपोर्ट देकर रोका गया। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 गुरुग्राम। गुरुग्राम में दिन दहाड़े हुई 3 युवकों की हत्या से सनसनी फैल गई। स्कूटी पर आए बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 युवकों की गोलियां मारकर हत्या कर दी, जबकि कुछ दूरी पर तीसरे की भी हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। साइबर सिटी में गैंग वॉर, गोलियों से थर्राया गुरुग्राम, 3 युवकों को गोलियों से भूना। गुरुग्राम एक बार फिर गोलियों से थर्रा उठा। दिन दहाड़े 3 युवकों को गोलियों से भून दिया गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं, पहले 3 बदमाश स्कूटी से पहुंचते और उसके बाद 3 बदमाश पीछे से आते हैं। जैसे ही एक युवक बाइक से जा रहा होता है, स्कूटी सवार 2 बदमाश पिस्तौल लिए दौड़ते हैं। जान बचाने के लिए युवक बाइक छोड़कर खाली मैदान की तरफ दौड़ता है। ये बदमाश भी उसका पीछा करते हैं और कुछ ही दूरी पर उसे गोलियों से भून दिया गया। दूसरा युवक जान बचाने के लिए अपार्टमेंट में भागता है, लेकिन उसे भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सेक्टर 9 के ही इस विंग्स अपार्टमेंट के अंदर की तरफ भागा और यहाँ पर भी हमलावरों ने उसका लगातार पीछा किया और ठीक इस अपार्टमेंट के पीछे की जो जगह है वहाँ पर घेर कर उसकी भी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि दोनों जो युवक थे जिनकी हत्या की गई है ये नज़दीक के गांव के ही रहने वाले थे और दोनों ही आपराधिक प्रवृत्ति के थे और ये पिछले कई दिनों से इनकी दूसरे जो गैंग के लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक गैंगवार जो है वो भी चल रही थी। इसी से जोड़कर गुरुग्राम पुलिस भी इस मामले को देख रही है कि ये मामला आपसी रंजिश या फिर गैंगवार का हो सकता है। हालांकि शुरुआती तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक प्लॉट विवाद में युवकों की हत्या की गई। ये पता चला है कि बसई गांव में कोई प्लॉट को लेके इनकी आपस में कोई रंजिश चल रही थी और ये सब भावनाएं जताई जा रही हैं। उस रंजिश को लेके 2 ग्रुपों में इस तरह के झगड़े की संभावना है। पूरी वारदात गुरुग्राम के बसई इलाके की है। इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं और बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ आसपास के सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लिया है बल्कि आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस वारदात में शामिल लोगों के बारे में पता लगाया जा सके। कैमरामैन अशोक के साथ धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18 गुरुग्राम। अब बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ सकता है।
करोड़ों की जमीन खरीद का मामला सुर्खियों में आ गया है। मंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे कि मंत्री पर लगे आरोपों की शुरुआती पड़ताल पूरी हो गई है। कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। पूर्व मंत्री मेजर मनकोटिया ने एक मंत्री पर आरोप लगाया था। बिना नाम लिए एक मंत्री पर करोड़ों की जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। रिश्तेदारों के नाम पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया गया था और इसके जवाब में अब मुख्यमंत्री ने यह जरूर कहा है कि अभी वक्त नहीं है इस पर टिप्पणी करने का। लेकिन इस पूरे मामले पर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देने खुद मंत्री सामने आई थी। सरवीण चौधरी मंत्री पर आरोप है कि रिश्तेदारों के नाम पर करोड़ों की जमीन खरीदी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि काली कमाई से जमीनें खरीदी गई हैं। इस बीच आज सुबह करीब 10:30 बजे मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात की है। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। बंद कमरे में क्या बातचीत हुई इस बारे में फिलहाल कुछ भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सीएम ने राज्यपाल को इस मामले पर पूरी स्थिति से अवगत कराया है। अभी सारी बातों को लेकर के इसमें कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। अभी जो जानकारियां पहले तो ये है कि जो दी गई है वो तथ्य पर आधारित है कि नहीं, पहले तो यही जानना आवश्यक है। जब जानकारी आएगी हमारे पास इस बात को लेकर फिर आगे और जानकारी लेंगे। मेरे सहयोगी शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ गए। प्रदीप, काफी बड़ा आरोप लगा है और सीधे मंत्री पर यह आरोप लगा है। मुख्यमंत्री फिलहाल इस मामले में बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन पूरा मामला आखिर है क्या? क्या आरोप है? किस तरीके से करोड़ों की जमीन खरीदी गई? क्या आरोप लगाए हैं? क्या सबूत है इसको लेकर? बिल्कुल सुरेश, देखिए जिस तरह से ये आरोप लगा है और सियासी गलियारों में ये अब चर्चा का विषय बन गया है और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ किया है कि इससे जुड़ी एक शिकायत भी हमें मिली है और उस शिकायत में जो तथ्य है उनकी अभी फैक्ट चेकिंग हम जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद ही कह पाएंगे या कर देखेंगे कि क्या किया जाना चाहिए। केवल अभी आरोप हैं और इसमें और कोई जो है वो बात नहीं है, लेकिन इसकी विजिलेंस जांच होनी है या नहीं होनी है ये फिलहाल उस जांच पर निर्भर करेगा। जो सरकार की तरफ से कही गई है बात, मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है बात की तथ्यों की हम चेकिंग करेंगे। फिलहाल जो ये आरोप लगा हुआ है ये पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया उनकी तरफ से काफी समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी धर्मशाला में। उसमें कैबिनेट मंत्री का उन्होंने हालांकि नाम नहीं लिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम पर और अपने नाम पर जमीन खरीदी है करीब 4000 कनाल भूमि कांगड़ा में अलग अलग जगह पर। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं जो शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए ये जमीनें खरीदी गई हैं और ज्यादा जो लैंड सीलिंग एक्ट रहता है जिसमें प्रावधान है कि आप एक निर्धारित सीमा से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो ये तमाम लैंड सीलिंग एक्ट का भी उसमें उल्लंघना की गई है। तो ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया था और उसकी शिकायत भी अब मुख्यमंत्री के पास पहुंची है। हालांकि मैं बता दूं कि उसमें खुलकर उन्होंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन बाद जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं सरवीण चौधरी, उनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया गया और कहा कि जो जमीनें उन्होंने अपने परिवार के नाम से या उनके रिश्तेदारों के नाम से खरीदी गई हैं वो करीब 515 कनाल जमीन है, लेकिन वो लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो तमाम जो प्रावधान है उसके अंतर्गत ही खरीदी गई है और झूठे आरोप जो है उनके ऊपर लगाए गए हैं। क्योंकि मनकोटिया ने खुलकर उनका नाम नहीं लिया था, तो ऐसे में उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई की यहाँ पर कोई भी बात नहीं कही गई थी। क्योंकि अब ये मामला सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। सरकार भी कहीं ना कहीं बैकफुट में आ गई है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि अब जिस मंत्री का नाम आ रहा है या जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब उसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी का जो ताजा अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि जो आरोप लगे हैं उसकी शिकायत उन्हें मिली है, उसकी फैक्ट चेकिंग बुक करेंगे और उसके बाद बिजनेस को देना है ये मामला या नहीं देना है। प्रदीप, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो राज्यपाल से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, कैसी संदर्भ में मुलाकात हुई तो क्या बातचीत रही होगी वहां पर। दूसरा ये कि क्या पार्टी के अंदर से, सरकार के अंदर से भी इस मामले पर किसी तरह का दबाव मुख्यमंत्री पर है सरवीण चौधरी को लेकर?
बिल्कुल, देखिए, अगर हम संगठन के स्तर पर बात करें, पहले भी जो हमने देखा है हिमाचल प्रदेश भाजपा में जो प्रवेश रहा है, जैसे ही आरोप लगा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर, जिस तरह से एक ऑडियो वायरल हुई थी पूर्व स्वास्थ्य निदेशक की, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। लेकिन अब क्योंकि प्रेशर निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पर रहेगा, क्योंकि उनके एक मंत्री पर आरोप लगा है, लेकिन आरोप लगा है क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं सार्वजनिक किया गया है, तो ऐसे में जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, या जो सरकार के स्तर पर फैक्ट चेकिंग होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, उस पर अगली कार्रवाई निर्भर करेगी। फिलहाल जिस तरह से भाजपा को जीरो टॉलरेंस के लिए भी जाना जाता है, तो अब ये देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री अपने स्तर पर कोई जो है इनिशिएटिव लेते हैं। हालांकि आज शाम तक कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी वो भी शिमला पहुंचेंगी। 24 तारीख को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक भी होनी है, वो तमाम चीजें होनी है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का राज्यपाल से मुलाकात उनकी हुई है, हालांकि जो उनकी मुलाकात की जो मुख्य वजह थी वो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर, वहां पर वाइस चांसलर की जो बीसी की नियुक्ति होनी थी उससे संबंधित वो जो है मुलाकात थी। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री राज्यपाल से जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो तमाम जानकारी। लेकिन इस मामले से एक बार फिर से हिमाचल की सियासत में गर्माहट आ गई है और अब विरोधियों को आरोप लगाने का एक और बड़ा मौका मिल गया है।